So hey guys, welcome back to our channel, that is BSCM by Paras Khatri. The topic which we are discussing today is of class 10th economics, globalization and the Indian economics. So let's firstly understand what exactly the globalization is and how does it impacted the Indian economy. तो वैश्वीकरण क्या है, उसने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, उसको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबलाइजेशन से मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन से सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक साथ जोड़ देते हो, मतलब कि जो भी वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट इकोनॉमीज है, इंडिया है, रशिया है, चाइना है, ये सब अलग अलग इकोनॉमीज है, अपनी अलग अलग कंट्रीज है। जब आप इन सभी कंट्रीज को एक साथ जोड़ देते हो, एक लिंक में जोड़ देते हो, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए, आज जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको प्रोडक्ट बनाने के बाद में ये सोचने की टेंशन नहीं रहती कि यार ये प्रोडक्ट पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं ये मार्केट में कोई इसको खरीदेगा नहीं खरीदेगा, पता नहीं इंडिया में इसके ग्राहक मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडिया में नहीं बिका तो इंडिया के बाहर बिक जाएगा। इतनी सारी कंट्रीज है, कहीं तो बिक ही जाएगा ना। तो वो चीज जो है वो क्या बनाती है, वो चीज एक प्रूफ है कि ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, पर ये ग्लोबलाइजेशन आया कैसे? तो ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या थी? तो 1991 से पहले क्या था? इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर कोई भी, मतलब कि जो बाहर का सामान ना तो बेचने आ सकता था, ना इंडिया कहीं बाहर जा सकता था अपना सामान बेचने के लिए। तो इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी बिफोर दिस। बट ग्लोबलाइजेशन के बाद में, यानी कि 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद में क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए। ठीक है, तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए। ठीक है, ये तीनों एस्पेक्ट्स की वजह से, इस तीनों एस्पेक्ट्स को ही मिला करके क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। क्लियर है? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है ग्लोबलाइजेशन, उसको अब अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है वो आपको बता दिया कि पूरे वर्ल्ड की जो डिफरेंट इकोनॉमीज है उनको लिंक करना, उनको आपस में जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अप कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या है। क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना प्रोडक्ट वहां बेच सकते हो, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ बेच सकते हैं, सिर्फ इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इज मच बिगर देन दिस। कैसे? आज जो है वो आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के लोग दूसरी कंट्रीज में जाकर के काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे यहाँ पर काम करने आ रहे हैं। तो ये भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। आज हमारी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन है। आज हम दूसरी कंट्री के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। तो इस तरीके से अब जब मैं आपसे पूछूंगा, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब मैं कल आपसे पूछूंगा कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट्स क्या है, तो ये बताना है आपको कि टेक्नोलॉजी का जो शेयरिंग है, ठीक है, मतलब कि आज टेक्नोलॉजी एक कंट्री दूसरी कंट्री आपस में शेयर कर रही है। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा शेयर कर रही है एक कंट्री दूसरी कंट्री से। पीपल यानी कि स्किल शेयर कर रही है, लोग आपस में जा रहे हैं आ रहे हैं। और साथ में गुड्स एंड सर्विसेज शेयर कर रही है। चार एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, दोबारा रिपीट करके सुन लेना। अब बात करते हैं कि पहले और अब में फर्क क्या पड़ा। अभी मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन कब आया? 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से आया। तो उससे पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है? उससे पहले क्या सिचुएशन थी कि इंडिया ना स्ट्रगल कर रहा था अपने लोगों को बेसिक नीड्स भी फुलफिल कराने के लिए। किस तरीके से? क्योंकि देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे को छोड़ के गए 1947 के अंदर, तब हमारे पास में एक भी कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल इंडस्ट्री समझते हो ना? मतलब जो ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसा सामान बनाए जो कि लंबे टाइम तक चल सके। ठीक है, हमारे पास सिर्फ रॉ मटेरियल बनाने की इंडस्ट्रीज थी। तो उन्हीं इंडस्ट्रीज के साथ में हम कैसे तैसे करके काम चला रहे थे। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो है वो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, हम लोगों ने आगे बढ़ करके जो है वो जब ग्लोबलाइजेशन किया, तो उसके बाद में आज हमारी कंट्रीज में क्या है? एमएनसीज है। एमएनसी क्या होती है वो समझिए। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर यानी कि जिसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो एक कंट्री में है, पर उसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, इसीलिए बोलते हैं मल्टी नेशनल्स। ठीक है, बहुत सारे नेशनल्स में इसका जो है बिजनेस फैला हुआ है। तो एक होती है इंडियन मल्टीनेशनल्स, एक होती है फॉरेन मल्टीनेशनल्स। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अब मैं बात करूं, जैसे डाबर की बात करूं, ठीक है, तो डाबर इज एन इंडियन एमएनसी। ठीक है, वो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी इंडिया के बाहर भी ब्रांचेस है। ठीक है, इंडिया के बाहर भी उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अगर मुझे फॉरेन एमएनसी की बात करनी हो तो फॉरेन एमएनसी की बात क्या हो जाएगी? जैसे H&M, ठीक है, एक कपड़ों का ब्रांड है। ठीक है,
तो वो जो है वो बाहर की कंट्री का ब्रांड है, वो हमारे यहाँ पर उसकी ऑपरेशन चल रही है, ठीक है। तो लुई फिलिप्स, ठीक है। तो ये सब ब्रांड्स जो है वो क्या है, ये सब ब्रांड्स इंडिया के नहीं है, ये सब फॉरेन कंट्रीज के ब्रांड है, ये सब एमएनसी कंपनीज है जो वहां पर काम करके यहाँ पर आकर के, वहां पर उनका हेड ऑफिस है, यहाँ पर आकर के काम करती है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज जनरली ये एक ही कंट्री में लगे रहने देते हैं जहां पे इनका हेड ऑफिस है, और उनके जो मार्केटिंग ऑफिसेज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो ये दूसरी कंट्रीज में ले जाते हैं। एमएनसीज क्या करती हैं, इंटरलिंक करती है प्रोडक्शन को अक्रॉस द कंट्रीज। अब कई बार क्या होता है, आपको इसके अंदर एक कंसेप्ट समझना है विच इज कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग कंसेप्ट। ये आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग को हिंदी में बोलते हैं बाहरी स्रोतीकरण, ठीक है। अब ये आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जब ऐसे समझिए कि इंडिया जो है, इंडिया कच्चा तेल लाता है, ठीक है, कच्चा तेल समझते ना, क्रूड ऑयल लाता है, ठीक है, अरब कंट्रीज से, और यहाँ पर ला करके उसको प्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्रोडक्शन करता है किसमें, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसी को रिफाइन करने से क्या बनता है, अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेट्रोलियम, सीएनजी, डीजल, ये सब बन जाता है उससे। लेकिन इंडिया ने ना वो प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, ठीक है। इंडिया क्या करता है, डायरेक्ट पेट्रोल इंपोर्ट कर लेता है। क्यों इंपोर्ट कर लेता है भाई, क्योंकि इंडिया कहता है कि अगर मैं अपने यहाँ पर उसकी रिफाइनरी करता हूँ ना, उसकी पेट्रोल से पेट्रोल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल वगैरह बनाता हूँ अपनी रिफाइनरी, तो मुझे महंगा पड़ता है, अगर मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ तो सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज ऐसा क्यों है, क्योंकि बाहर की किसी कंट्री ने उस काम में महारत हासिल कर ली है, ठीक है, उस काम में एकदम पारंगत हो गए हैं, एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं, तो वो उस काम को और सस्ते में कर लेते हैं, ठीक है। इसी को आउटसोर्सिंग बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ये मोबाइल बना है, ठीक है, तो मोबाइल मान लो बनाया रेडमी ने, तो डू यू थिंक कि रेडमी मोबाइल का एक एक कंपोनेंट बनाता होगा, एक एक छोटा छोटा पेज बनाता होगा क्या, स्क्रीन बनाता होगा, कैमरा बनाता होगा, कुछ नहीं बनाता वो, ठीक है। वो शायद किसी एक चीज में उसकी जो मास्टरी होती होगी वो बनाता होगा अपनी फैक्ट्री में, बाकी सभी सामान वो क्या करता है, उन एक्सपर्ट्स को ढूंढता है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। स्क्रीन बनानी है, स्क्रीन लगानी है, तो ढूंढो कि बेस्ट स्क्रीन कौन बनाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ढूंढो सबसे बेस्ट स्क्रीन सबसे चीपेस्ट रेट पे कौन बनाएगा। फिर दूसरा कैमरा लगाना है, देखो सबसे बेस्ट कैमरा कौन बनाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आईफोन करते रहते हैं हम लोग, ठीक है, आईफोन का कैमरा सैमसंग बना के देता है, ठीक है ना। आईफोन की बैटरी जो है वो ह्यूआई बना के देती है कंपनी, ठीक है। तो ऐसे ही आईफोन का एक एक कंपोनेंट कोई आईफोन खुद थोड़ी बनाता है, दूसरी कंपनी से बनवाता है। इसको बोलते हैं बाहरी स्रोतीकरण या फिर आउटसोर्सिंग। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जब एक कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही होती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे को ही बनाना है, मैं सब कुछ कर लूँ, वो सब कुछ करने के पीछे नहीं भागती, वो एक्सपर्टनेस के पीछे भागती है। उन लोगों को चुनो जिसको उस काम में एक्सपर्टनेस है और फिर उनसे वो काम करा लो। इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट। अब होता क्या है, कई सारी जो फॉरेन ट्रेड्स हैं उससे ना इंटीग्रेशन हो गया मार्केट का। अब ये इंटीग्रेशन वर्ड आपको समझना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अभी आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जो लोग मैथ्स लोगे चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, आपस में जोड़ देना, ठीक है, उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब ये जो इंटीग्रेशन होता है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत सारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको एक साथ जोड़ने का काम करता है क्या, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन सबको जोड़ देता है। कैसे, आप देखिए, अभी मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी में होता है, ग्लोबलाइजेशन पीपल का होता है, ग्लोबलाइजेशन स्किल का होता है, ग्लोबलाइजेशन पैसों का होता है, फिर मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। तो ये सभी ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, इन सभी चीजों को जोड़ दिया ना। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एक इंटरलिंक की तरह काम करता है, सभी चीजों को जोड़ता हुआ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब कि जो एम्स थे, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो लाया गया उसके पीछे कुछ तो एम रहे होंगे, कुछ तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव रहे होंगे सरकार के कि यार क्यों करना है ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला एम तो था लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है, लिबरलाइज का मतलब होता है आसान करना, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उसको आसान करने के लिए जो है वो लाया गया ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले तो, ठीक है। क्यों, जब सारी कंट्री एक दूसरे को माल बेचेंगी तो इंटरनेशनली बिजनेस करना आसान हो गया ना। नेक्स्ट इज स्टार्टेड एट एन इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। अब जब ग्लोबलाइजेशन आया था ना, उसमें खुश ज्यादा छोटी कंट्रीज नहीं, ज्यादा बड़ी कंट्रीज खुश थी, ठीक है। क्यों खुश थी, क्योंकि जो बड़ी कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको ना क्या होता था, उनको ना मौका नहीं मिलता था अपने सामान को बाहर बेचने का, ठीक है। बट जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, उनको मौका मिल गया अपने सामान को दूसरी कंट्रीज में बेचने का, तो उनके प्रॉफिट्स जो है वो मल्टीफोल्ड होने लगे। मल्टीफोल्ड मतलब कई गुना होने लगे,
ठीक है, तो ये बेनिफिट उनको मिला। इसके अलावा जब ग्लोबलाइजेशन आया तो फिर इसके रिगार्डिंग रूल्स भी आए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग रूल कौन बनाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ठीक है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? वो रूल रेगुलेशन बनाता है कि अगर कोई भी दो कंट्रीज आपस में बिजनेस करेंगी और आपस में कोई बिजनेस करते वक्त कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उसका सुलह कौन कराएगा? IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये फोर्स करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो बैरियर्स रिमूव करें। ये ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? देखिए आज क्या है, सिंपल सी बात है, आज अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई जो है वो अगर मेरे को कोई पावर दे दे, ठीक है, कि पूरी दिल्ली में कहाँ कहाँ पे जगह पे ट्यूशन सेंटर होंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरे विजय विहार में से सिर्फ अपना ट्यूशन सेंटर रखूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। ऑब्वियस सी बात है ना, बिजनेस है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई और नहीं होगा तो मेरा चलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसी तरीके से बिजनेसेस क्या करते हैं, इसी तरीके से सरकार क्या करती है? सरकार ट्रेड बैरियर क्रिएट करती है लोगों के लिए कि फॉरेन कंट्री से अगर हमारे यहाँ पे माल बेचने आएंगे और वो सस्ता माल यहाँ पे बेच के चले जाएंगे तो हमारा माल कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए सरकार क्या करती है? ट्रेड बैरियर बना देती है। मतलब क्या कर देती है? ऐसे बोल देती है कि भाई फॉरेन कंट्री के ना बस इतना ही परसेंट माल यहाँ पे आ पाएगा, या फिर फॉरेन कंट्री से आप सिर्फ इतने रुपए का ही माल मंगा सकते हो, ताकि लोग हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनसे ज्यादा माल खरीदें। समझ में आया? इसके अलावा क्या, डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, देखो अब ये ना जो मतलब कि ग्लोबलाइजेशन है एक धोखे की तरह है, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, इनको तो फोर्स कर दिया गया भाई अपने ट्रेड बैरियर्स हटाओ। ऐसे थोड़ी होता है, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो तो दूसरी कंट्रीज को आने दो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। और जो बड़ी कंट्रीज थी जैसे अमेरिका, चाइना, इन्होंने क्या करा? क्योंकि ये स्ट्रांग थी तो इन्होंने अपने ट्रेड बैरियर लगाए रखे और बोला हमारे देश में कोई नहीं आएगा बेचने। मतलब हम जाएंगे दूसरे के देश में बेचने, हमारे देश में कोई नहीं आएगा। और अगर कोई गलती से पहुंच जाता था तो उसकी ऐसी तैसी करवा देते थे। कैसे करवाते थे भाई? आप देखो, आपकी कंट्री गरीब कंट्री है, दूसरी कंट्री में जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा लेके जाएगी, वहां पे खर्चा ही कितना कर पाएगी, ठीक है। अब ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगी, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कोई ब्रांड है, और जब पता नहीं चलेगा तो बिकेगा नहीं, तो अल्टीमेटली आपको वापसी आना पड़ेगा ना कंपनी बंद करके। तो ये हालत होती थी डेवलपिंग कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज में। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, असर क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो कंज्यूमर्स के लिए अगर हम बात करें, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले भैया उसको तो मिली इंप्रूव्ड क्वालिटी। क्यों इंप्रूव्ड क्वालिटी? भाई पहले क्या था ना, पहले यहाँ पर मनमानी चल रही थी, ठीक है ना। पहले इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट तो आ नहीं सकता था, क्योंकि 1991 से पहले, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले तो क्या चल रहा था ना, यहाँ पे जो बेच रहा है ना उसकी मनमर्जी चल रही है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे, कोई और दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं है, तो उनकी मनमर्जी चल रही थी। तो क्वालिटी घटिया से घटिया दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि खरीदना तो है ही लोगों ने। तो ग्लोबलाइजेशन आने से उनको कॉम्पिटिशन मिला, है ना, उनको पता चल गया भैया हम नहीं देंगे तो कोई दूसरा दे देगा बढ़िया क्वालिटी, तो उन्होंने भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करी। दूसरा क्या हुआ, प्राइस अब लोअर मिलने लगे, ठीक है ना, लोअर प्राइसेस पे मिलने लगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज से करीब करीब 10 साल पहले जब जियो नहीं था ना, तो हम लोग जब इंटरनेट पैक डलवाते थे तो 1 GB इंटरनेट डलवाते थे तो उसके 108-107 रुपए देते थे 1 GB के, ठीक है। जो 2 GB तुम एक दिन में कहते हो ना खत्म हो गया अभी दोपहर तक, तो उसका हम 1 GB का 106 या 107 रुपीज देते थे, और वो 1 महीना के लिए मिलता था, ठीक है ना। तो मतलब हम कहते थे किसी तरीके से पूरा महीना चल जाए इससे 1 GB के अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ वो 15-20 दिन में खत्म हो जाता तो दोबारा कराना पड़ता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता रहा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अब आप जैसे देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में जैसे ही जियो आया, जियो ने क्या कर दिया, कंपटीशन बढ़ा दिया, फ्री दे रहा भाई। तो जैसे उसने फ्री देना शुरू किया तो जो वो 100 रुपए की 1 GB दे रहे थे, आज वो क्या दे रहे हैं, आज 200 रुपए में 30 GB दे रहे हैं पूरे महीने का। 30 भी क्यों, कितना 1.5 GB के हिसाब से मिलता है ना, मैं 209 रुपए में लेता हूँ, 1.5 GB रोज का कितना हो गया, 45 GB हो गया महीने का। तो 200 रुपए में 45 GB दे रहे हैं वही कंपनी, जो आज से 10 साल पहले 1 GB के 100 रुपए ले रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो उससे प्राइस कम हो जाते हैं। इसके अलावा चॉइस बढ़ जाती है। अब हमारे पास चॉइस ज्यादा है ना, हम चाहे तो वोडाफोन आइडिया में चले जाएं, हम चाहे तो जियो में चले जाएं, हम चाहे तो एयरटेल में चले जाएं, तो चॉइस बढ़ती है। जॉब्स बहुत क्रिएट होती है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है, बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा क्या है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए कुछ स्ट्रगल है। स्ट्रगल मतलब कि कुछ गड़बड़ियां हैं।
सबसे पहले तो कि देखिए, अगर ग्लोबलाइजेशन को हम फेयर तभी मानेंगे जब सारी कंट्रीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ना कि सिर्फ ये कि सिर्फ एक आधी कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाकी कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो फेयर जो है वो मतलब कि माना जाएगा। तो एक दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस चैप्टर में यूज हुई है, मैं वो बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, ईज करना, आसान करना। बिजनेस को जब आप आसान करते हो उसे लिबरलाइजेशन बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड बता दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF बताया था, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी कंट्रीज के बीच में स्मूथ जो है वो बिजनेस को चलाने में मदद करता है। रेदर IMF का काम तो सिर्फ इतना होता है कि वो मदद प्रोवाइड करता है कि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में कोई मदद चाहिए, पैसे की कमी है, तो वो सब प्रोवाइड कर देता है। वैसे बिजनेस को संभालने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही है, WTO। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बोला था जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ था। ग्लोबलाइजेशन आपको बता दिया, लिबरलाइजेशन अभी आपको बता दिया, आसान करना बिजनेस को। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? जब सरकार अपने बिजनेसेस को, जो सरकार बिजनेस चला रही होती है, जब सरकार उन बिजनेसेस को प्राइवेट कर देती है, बेच देती है प्राइवेट कंपनीज को, या फिर चलाने के लिए दे देती है, उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज आपके घर में जो बिजली आती है वो किसकी आती है? टाटा पावर की, है ना। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, TPDDL, ठीक है। तो वो जो आ रही है, पहले क्या होता था, पहले अपने घर में पूछना कि पहले बिजली किसकी आती थी, तो कहेंगे डेसू की आती थी, ठीक है ना, मतलब कि यानी कि सरकारी बिजली आती थी। और पूछना बिजली का हाल क्या था, आधे आधे दिन बिजली नहीं आती थी, ठीक है। लोग जो है वो एक होता है स्टेबलाइजर लगा के लोग जो है वो चलाते थे किसी तरीके से, ज्यादा है। फ्री की थोड़ी थी, बिल तब भी देना पड़ता था, फ्री की नहीं थी, बट वो सरकार चलाती थी तब। तो फिर सरकार ने उसको क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। टाटा कंपनी ने उसको ले लिया, ठीक है ना। तो लेने के बाद में अब टाटा कंपनी देखो कितनी बढ़िया बिजली आती है, लोगों घर में इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती अब, है ना। वो भी थोड़ी बहुत इसलिए पड़ जाती है कि तो कंपनियां पैसा चला देते हैं, भाई थोड़ी बहुत लाइट का तो तभी तो हमारे इन्वर्टर बिकेंगे, ठीक है ना, वो भी इसलिए कट जाती है। नेक्स्ट इज SEZ, एक लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना। SEZ क्या होता है? SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको सरकार इसलिए बनाती है ताकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करा सके। ध्यान से सुन लेना, 100% पूछूंगा कल, ठीक है। SEZ का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार करती क्या है? देखो मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से अगर आप 10 साल पहले की बात करो ना, तो नरेला बवाना ये सब जंगल होता था, ठीक है। अभी आप जानते हो ना, नरेला बवाना हमारे यहाँ से पास में पड़ता है, तो ये जंगल हुआ करता था, कोई भी नहीं था यहाँ पे। पिछले 10 साल में एकदम से वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई, बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई। तो ऐसा क्या जादू हो गया यार, लोगों को क्या पड़ी एकदम से जंगल में जाकर के फैक्ट्रियां लगाने की? तो क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया था, SEZ बना दिया था। अब इससे होता क्या है? सरकार जब किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है तो वहां पे बहुत सारी रियायतें देती है, यानी कि बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। कैसे इंसेंटिव? कहती है भाई तुमने यहाँ पे फैक्ट्री लगा रखी है ना, तो एक काम करो, तुम जाकर के नरेला में फैक्ट्री लगा लो, यानी कि SEZ में फैक्ट्री लगा लो, तो हम तुमको क्या कर देंगे, हम तुम्हारा 2 साल का टैक्स माफ कर देंगे। बिजली तुमको 10 रुपए यूनिट आती है ना, हम 5 रुपए यूनिट करा देंगे। पानी का बिल माफ कर देंगे। तो ऐसे करके ना कुछ बेनिफिट देती है। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस तो पैसे से चलता है, तो बिजनेसमैन तो सिर्फ फायदा देखता है, कहता है हमें क्या दिक्कत है, यहाँ की जमीन बेचो, वहां पे खरीद लो। वो कहते तो बल्कि तुमको सस्ते रेट पर जमीन भी दिला देंगे। तो बिजनेसमैन अपना फायदा देखते हुए वहां पे फैक्ट्रियां लगा लेते हैं। अब सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सोचो, जो जगह पहले जंगल थी, अब वहां पर फैक्ट्रियां लगने से क्या हुआ कि वहां पर अब जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो वहां लेबर भी आई जाएगी। जब लेबर आएगी जाएगी तो वहीं पे कहेगी इतनी दूर क्या आना जाना, वहीं पर रह भी लेगी आसपास। तो ये रहेगी तो वहां पर जो वो अपने लिए घर बनाएगी, कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है, प्लॉट्स बिकेंगे, ठीक है। फिर वहां पर अब जब वहां पर रहेगी तो भैया उसको सारा सामान चाहिए, है ना। आसपास उसको हॉस्पिटल्स भी चाहिए, आसपास उसको स्कूल भी चाहिए, आसपास उसको जो मार्केट चाहिए जहाँ से वो सामान खरीद सके। अब जब ये सब कुछ होगा तो सरकार क्या करेगी, वहां पे रोड्स बना देगी, लाइट्स लगा देगी, तो ओवरऑल एक पूरा एरिया डेवलप हो गया ना। भाई डेवलपमेंट क्या होती है? यही सब तो होता है कि किसी जगह पे अच्छी रोड्स हो, अच्छी फैसिलिटीज हो, पानी अच्छा आ रहा हो, बिजली सही से मिल रही हो, मार्केट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस, यही सब तो चीजें चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट माना जाता है। तो डेवलप हो गया पूरा एरिया। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जब सरकार पूरे एरिया में बाकायदा पूरे एरिया में बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट करवा देती है तो उसको बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो SEZ क्या करता है? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करने में मदद करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।